आह, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो राजयोग तो ऑलरेडी जान चुके हैं, लगभग लगभग सभी प्रकार के राज्यों के बारे में हमें आइडिया हो गया है ना। लेकिन राजयोग, कभी कभी राजयोग का रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे मैंने उस दिन एक कुंडली खोल के दिखाया था, जो नॉर्मली जैसे कुंडली हम लोग खोलते हैं, माने टाइम चार्ट। तो टाइम चार्ट आज भी खोल दे रहे हैं हम आपको। टाइम चार्ट में उस दिन दिखाया था एक ऐसा चार्ट था वो, जो कि आपका बिल्कुल ही राज्यों काम नहीं कर रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक चार्ट खुल गया। अब यहाँ तो राज्यों कितना बनेगा वो तो आप लोगों को हम बता ही देंगे। बट कभी कभी वहां पे क्या होता है, राजयोग होने के बाद, ये तो खास करके हम लोग जो वैदिक प्रैक्टिस करते हैं, इनको बहुत अच्छा से मालूम होता है कि राजयोग के समय में भी हमें उसका सही रिजल्ट नहीं, अशुभ फल मिला। तो अशुभ फल कहाँ कहाँ मिलता है ये भी तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो आज ही जान लेते हैं राजयोग बनने के बावजूद भी राजयोग का फल क्यों नहीं मिलता, यानी राजयोग कब भंग हो जाता है। तो ये राजयोग भंग वाली बातों को आज समझते हैं। एक किताब है, अगर कभी आप लोगों को मिल जाए तो पढ़ लेना। वो जातकाभरण बोल के एक किताब आता है, ठीक है। उसमें इन डिटेल सारे चीजें हैं राजयोग भंग योग का। किताब का नाम मैंने बोला जातकाभरण। अगर ये मिलता है तो ये आप लोग खोज लेना। सर राइटर। ढूंढीराज हैं, जातकाभरण। सर ये आपके ये ज्यादातर इसमें ये बंगाल के होते हैं सर, इधर मिलते नहीं सर ये लोग ना, ये राइटर की बुक भी। नहीं नहीं, ये ढूंढी महाराज, ढूंढीराज जो है वो ये इसके हैं, क्या बोलते हैं, कश्मीर के हैं। अच्छा सर। ये सब संस्कृत किताब है। हिंदी हिंदी में मिल जाएगा। आप लोग दिल्ली में, आप लोग अनुज आप दिल्ली में रहते हो, तो आपको तो पूरी किताब की बाजार में रहते हो। नहीं सर, वो तो ये मुझे मिल जाएंगे, लेकिन जो आप शुरू में बताए थे ना वो एक्चुअली में उड़ीसा वाली वो नहीं मिल रही थी सर मेरे को यहाँ पर। नहीं, उस देखो होता क्या है, जैसे बहुत सारी किताबों की ये होता है ना। अरे, सीधे निकल गया क्या? अच्छा। बहुत सी ऐसी किताबें होती हैं जो जिसका हिंदी अनुवाद नहीं किया गया है, ठीक है। जी। तो वो संस्कृत में या कोई लोकल भाषा में मतलब किया गया है, ठीक है। और मेरे पास पीडीएफ फाइल में भी अगर होता तो मैं दे देता। बट संस्कृत में है होने की वजह से आप लोग तो उसको समझ भी नहीं पाओगे ना। तो तकलीफ ये भी है। याद रखना, चुंडी महाराज का वो किताब है जातक आभरण। अगर ये कभी मिल जाए तो पढ़ लेना। मैं जो मेरे गुरु जो सूत्र लिखाए हैं, मुझे हम लोगों को जो सूत्र याद करवाए थे वो उन्हीं की किताब से करवाए थे, ठीक है। तो इसलिए मुझे उनका नाम याद है, ठीक है। लिखो। नहीं तो फिर ये सुनो, बताते हैं। अच्छा, यहाँ सबसे पहले आप ये समझते हैं कि इसमें कौन सा है राजयोग। यहाँ देखो राजयोग कितना बना हुआ है। ये एक सेटर्न मार्कर यही तो था, शायद परसों भी यही था, ठीक है। ये ये भी एक राजयोग है। योगा था ये भी गुलिक से, ये गुलिक वगैरह अभी पढ़ाए नहीं, तो इसलिए इसको उतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये जितना ये किंग, वेल्थ, गुड्स, माने ये भेरी वगैरह, ये सब सब राजयोग है। ये देखो, ये कल्पद्रुमा या पारिजातक, पारिजात जो, वो भी एक तरह का राजयोग है। बट इसको अभी उतना इन डिटेल्स किए नहीं।
बाकी वो आप लोग पढ़ते पढ़ते अपना विवेक बुद्धि विचार लगा के बाकी चीजों को समझ लेना, क्योंकि तरीका तो वही है। तरीका और प्रेडिक्शन का सीक्रेट तरीका कुछ और भी बता देंगे हम। प्रेडिक्शन करने से पहले एक दो थ्योरी का क्लास करेंगे जो प्रेडिक्शन सर के लिए होगा, खास करके। ठीक है, सर ये गुली प्रेडिक्शन। भी बड़ा खतरनाक हुआ सर, गुली भी बड़ा दिक्कत वाला होता है सर, ये गुली। नहीं नहीं, गुलिक सिखाएंगे, क्योंकि बीटीआर करवाएंगे ना, तो गुलिक गुलिक और प्राणपद तो सीखना ही पड़ेगा। प्राणपद, इंदु, क्योंकि ये सब तो सिखाना ही पड़ेगा। जिस भाव में सर गुली का आता है उस भाव को वैसे वो दिक्कत देता है सर। ये शनि का तो होता है सर, ये यही कह सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो उसी से ही तो ये बनता है। हम लोग जो बीटीआर करते हैं ना, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ठीक है, तो उसी से बनता है। सर वही तो चीज है सर, गुली का है क्या, शनि का जनरेटर तो है सर। हाँ हाँ। लेकिन कोई भी ग्रह मान लो नवांश में अगर उत्तम वर्ग में गया, जैसे अपने ये देखो, जैसे ये वाला सेटर्न, ओहो नहीं, सेटर्न या नहीं, सर पहले लिखवाते हैं सर आराम से, फिर हाँ समझेंगे। पहले लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, हम्म। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल देखते हैं। लिख लो। कोई भी ग्रह अगर नवांश में वर्गोत्तम होकर बैठे, परंतु वो शत्रु के राशि में या शत्रु के क्षेत्र में, शत्रु घर में आ जाए, अथवा नीचस्थ हो जाए, मतलब नीच राशि में आ गया, शत्रु राशि में आ गया, तो इससे क्या होता है? देखो, राजयोग तो कितना अच्छा राजयोग बनाया था ये। कोई भी ग्रह नवांश में वर्गोत्तम हो गया, मतलब एक तरह का तो बहुत अच्छा योग बनाया, है ना। राजयोग का कारक ग्रह नवांश में वर्गोत्तम, मतलब सबसे अच्छा हो गया, तो राजयोग तो बड़ा तगड़ा राजयोग बनेगा। लेकिन वो नवांश में, माने मान लो सब कुछ सही है, बट D1 या D9 चार्ट में वो शत्रु के घर में आ गया। D1 में भी आने से चलेगा, D9 में भी आने से चल जाएगा, और वो नीचस्थ हो गया D1 में, ठीक है। अथवा मतलब समझ लो वो शत्रु के राशि में आ गया। नैसर्गिक शत्रु, दो तरह का शत्रु बनते हैं चार्ट में। एक तो तात्कालिक शत्रु बनते हैं, और एक बनते हैं नैसर्गिक शत्रु। ये तो आप लोग जानते ही हो, है ना। जानते हो ना अनुज? जी। जी सर जानता हूँ सर, मैं आराम। ठीक है, जी लक्ष्मी जी जानती है ना? तस जी जी सर जी। हाँ, ठीक। तो नैसर्गिक शत्रु घर में अगर आ जाता है, तो वो राजयोग का फल नहीं दे सकता। ये सूत्र आपका पहला सूत्र है। ये अच्छा, महर्षि पराशर का भी एक सूत्र है, उसको भी थोड़ा लिख लीजिए। लग्न अथवा लग्न अथवा चंद्र में अगर दूसरे कोई ग्रह की दृष्टि ना हो, तो राजयोग टूट जाता है, राजयोग भंग हो जाता है। सर एक बार दोबारा बोलेंगे सर। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे ये मान लीजिए, ये आपका एक चार्ट है ना, D1 चार्ट है, ठीक है। इसमें लगन में और चंद्रमा में अगर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि ना हो, तो राजयोग कितनों हो, उस पर्टिकुलर लगन से या मून से बनने वाले जो राजयोग है, वो फलीभूत नहीं होगा। क्लियर? यानी कि सर, देखिए सर दृष्टि होनी चाहिए, जैसे इस पे लगन पे दृष्टि है इसकी, हाँ, शुक्र बिल्कुल की दृष्टि और होनी चाहिए, लगन पे और चंद्रमा पे दृष्टि होनी चाहिए, किसी ना किसी का। दोनों पे कि सर सर, नहीं दोनों नहीं, पे कि दोनों किसी एक पे, पे भी दोनों चलेगी? पे, दोनों, दोनों पे। चाहे किसी की क्यों ना हो सर। हाँ, कोई भी ग्रह, ठीक है, कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए यहां जैसे फिफ्थ हाउस में बैठा है मून,
ठीक है, तो मून का अगर किसी कोई भी ग्रह की एक दृष्टि पड़ गई और एसेंडेंट पे कोई एक ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो फिर राजयोग ठीक ठाक है। अगर दृष्टि नहीं है तो राजयोग बनेगा नहीं, राजयोग का फल आपको मिलेगा नहीं। क्लियर? ठीक है। समझ में आ गया ना? हाँ सर, समझ में आ गया सर। सिंधे जी, आपको समझ में आया? सिंधे जी, हाँ सर बोलिए। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? जी नहीं सर, मतलब मेरा कॉल चालू था, कॉल आया था मुझे। अच्छा, ठीक है, फिर दोबारा सुन लीजिए एक बार। जी। एसेंडेंट पे और मून पे अगर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो राजयोग जो है आपका फलीभूत नहीं होता। राजयोग, वो राजयोग समझ टूट जाएगा। समझ गया सर। ठीक है, राजयोग का मतलब होता है, देखिए हम लोग इसमें भी तो राजयोग पढ़ते ही हैं। केपी में भी तो राजयोग का पूरा वर्णन है। ठीक है, तो वहां पे भी तो राजयोग हम यूज करते ही हैं। तो हाँ, वो राजयोग थोड़ा दूसरे तरीके से बनता है, वो थोड़ा अलग है, सिस्टम थोड़ा अलग है। जैसे राजयोग वहां पे हम लोग बोलते हैं ना कि अर्थकारी राजयोग क्या होता है, 2, 6, 10, 11 अगर कॉमनली इकट्ठा हो जाए तो फिर वो राजयोग का फल देता है ना? राजा बनाता है ना, हम्म। पैसा वाला बनाता है, तो वो भी राजी जोग है। वहां पे भी ये सिस्टम चालू होता है। ठीक है, तो यहां चूंकि वैदिक, प्योर वैदिक पढ़ रहे हैं, तो प्योर वैदिक के हिसाब से ही बात करेंगे। हमको लगन और मून पे दृष्टि अगर किसी ग्रह की ना पड़े और लगन और मून की वजह से कोई राजयोग बना हुआ है तो वो राजयोग का फल नहीं मिलेगा। अगला सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये सब। जन्म के समय में, मतलब बार चार्ट पे सूर्य और चंद्र नीचस्थ हो जाने से राजयोग का फल नहीं होता। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा सूत्र है। सूर्य और चंद्र अगर नीच राशि का हो जाए, नीचस्थ हो जाए, तो राजयोग बिल्कुल रिजल्ट नहीं बने, माने राजयोग टूट जाएगा, राजयोग का कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। सर ये सारे राजयोग टूट जाएंगे कि सिर्फ चंद्र और सूर्य वाले ही? नहीं नहीं, उस इसके, इनसे जो बनते हैं ये भी अच्छा इन। राजयोग भंग हो जाता है ना। सारे राज्यों क्यों हो गए? जैसे यहां मान लीजिए आपका एक राज्योग बना है शनि और मार्करी का, ये टूटेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए ये राज्यों का कालखंड सूर्य के साथ कालखंड में शनि का जिसका जिसका संपर्क बनेगा उस सब का टूट जाएगा। जी। क्लियर? ये मून और सूर्य से जितने राजयोग बनेंगे, या जो भी राजयोग मान लीजिए बना हुआ है और उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये मून और सन कनेक्टेड है, वो राजयोगों का फल नहीं मिलेगा। ठीक। हाँ, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, उसको भी थोड़ा याद रखिएगा। जैसे सूर्य, सूर्य जैसे एक्सट्रीम कहां पे होता है आपका, डाउन, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब नीचस्थ कहां होता है बताइए? सूर्य तुला। तुला में कितने डिग्री में है? सर याद नहीं है। अरे बाबा, एसेंडेंट, सॉरी, मेष राशि में। अच्छा सर, 15 के बाद से। नहीं 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 नहीं, आप आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। थोड़ा इसको समझिएगा, तो आपको इस तरह का मतलब ये नहीं होगा, दिक्कतें नहीं होंगी। यहाँ मैं एक दूसरा एक कुंडली खोल दे रहा हूँ।
तो आपको बहुत आराम होगा ये शिंदे जी के लिए भी थोड़ा समझना आसान हो जाएगा ये कुंडली, है ना शिंदे जी? हाँ सर। हाँ बोले ये हम लोग जो ये वाला यूज करते हैं तो ये भी आपके लिए भी सुविधा हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये यहाँ देखिए आपको लक्ष्मी जी, जी सर। ये स्क्रीन दिख रहा है? जी जी बिल्कुल दिख रहा। ये देखिए, मैंने यही आपको बता रहा था कि देखिए जी सर, इसको ये याद आपने रखिए। सर किया था। हाँ सर, ये आपने दिया था, बस इस समय याद नहीं। हाँ, मैंने बोला ये याद रखिएगा, 10 डिग्री एरीज में जब सान एक्साल्टेड होता है तो ठीक हम्म, उसका साथ राशि में जाके वो क्या कहते हैं आपका, वो उतने ही डेबिलेटेड होगा, उतने ही डिग्री जी में। सर। जी सर, ठीक है सर, उतनी ही डिग्री में डेब्यूटेड हो। जी सर। ठीक है, तो जी सर। ये सान का तो हर एक हम लोग तो मेज से चार्ट स्टार्ट ही करते हैं, तो आपको पूरा जी का सर। पूरा याद होगा। सान 10 डिग्री में होता है और 10 डिग्री एकदम डेबिलेटेड होता है लिब्रा तुला राशि में। मैंने ये बोला, जी। मान लीजिए ये 10 डिग्री से आगे चला गया सूर्य, हम्म, ये 15 डिग्री में चला गया, जी तो ये तो फिर असेंडिंग हो गया ना। जी। तो माने वो तो डिसेंड डिसेंड का एकदम 10 डिग्री परम उसका नीच का है ना। जी, तो उसके बाद 11 डिग्री से ही वो असेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसको डेबिलिटेशन में नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, डेबिलिटेशन तो है, लेकिन ये जो राजयोग भंग वाली बात जो मैं बता रहा हूं, मान लीजिए अच्छा। 15 डिग्री में चला गया, लिब्रा का 15 डिग्री में सूर्य चला गया, जी ठीक है, तो वो नीचांश को मुक्त हो गया ना, नीचांश से। जी। तो फिर यहां पे आप राजयोग का फल आपको मिलेगा। मैंने ठीक बोला ना सर। ये कहानी में कुछ ट्विस्ट है, ठीक सर। इसको याद रखिएगा। क्लियर? क्लियर सर। हाँ, देखिए ये बहुत मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पेचीदा सूत्र है, बट इसको याद रखिएगा तो ये बहुत आराम से याद रह जाता है। देखिए याद तो किसी को नहीं रहता, मुझे भी नहीं रहता, मैं आपको एकदम क्लियर कट बोलता हूँ। बट हाँ, हमको जैसे एक एक चीज याद है कि सान 10 डिग्री में मेष का, मून 3 डिग्री में 20 का, तो सीधा 7 राशि हम तोड़ के चल जाएंगे, तो वो टॉरस का बिल्कुल 3 डिग्री में वहां स्कॉर्पियो मिलेगा, तो स्कॉर्पियो का 3 डिग्री में मून आपका एकदम एक्सट्रीम डेबिलिटेड होगा। अब एक ठीक। और बात समझ लीजिए, ये 10 डिग्री में जो रिजल्ट देगा, इसका हम लोग अक्षांश कितना अक्ष तक मानते हैं? 7 डिग्री तक आगे, 7 डिग्री तक पीछे सूर्य का दीप्तांश मानते हैं ना? दीप्तांश याद है? सर मुझे नहीं पता। अनुज, जी सर। दीप्तांश कितना होता है सूर्य का? सर मेरे को सर अरे दिखता है 15 डिग्री होता है ना टोटल, 7 डिग्री आगे 7 डिग्री पीछे। जी सर। सूर्य जहां बैठा है वहां से कितने में अस्त कर देता है कोई किसी दूसरे ग्रह को? जैसे यहाँ पे अच्छा सूर्य, रहता है जी। यहां सूर्य बैठा है तो 16 डिग्री में बैठा है, तो 16 डिग्री के इधर 8 डिग्री और इधर 8 डिग्री में तो वो दीप्तांश माने कोई भी ग्रह को वो ये कर देता है ना, अस्त कर देता जी अच्छा जी 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 सर। है ना। तो दीप्तांश को आपको छोड़ देना है। जैसे यहां इसका कितना है, 8 डिग्री सूर्य का मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, चंद्र का दीप्तांश होता ही नहीं है। तो चंद्र 3 डिग्री के बाद से स्कॉर्पियो में
3 डिग्री में जो जितना मेंटल डेविएशन देगा वो 4 डिग्री में तो उससे कम देगा, 5 डिग्री में उससे भी कम देगा, 6 डिग्री में उससे भी कम देगा। है तो वो स्कॉर्पियो में ही मेंटल जितना जैसे डिस्टर्बेंस। बोलिए। जैसे सर सन तुला में अगर 18 डिग्री का है तो ये कहें कि उसके नीचस्थ का प्रभाव कम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा तो कम हो गया, 3 डिग्री कम हो गया, ठीक से। है ना। अगर वो 18 डिग्री में है तो उसका नीचस्थ का जो प्रभाव है बहुत हद तक कम हो गया। ठीक। ठीक है, तो वहां से आप वो अपने गति पकड़ रहा है, अपनी असेंडिंग गति पकड़ रहा है। तो देख लीजिएगा, ये कुंडली पे लगा के आप लोग चेक कर ही लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं। 10 डिग्री में वो सूर्य जितना खराब अशुभ फल देगा, 18 डिग्री में उससे कम अशुभ फल देगा, ठीक। 20 डिग्री में उससे भी कम अशुभ फल देगा। क्लियर? ये जानना बहुत जरूरी है, पूरा राशि नहीं होता है। डेब्लिसन का मतलब होता है पूरा राशि नहीं है। क्लियर हो गया ना? जी सर, क्लियर हो। चलिए आगे आगे और देखते हैं। तो ये हुआ था आपका एक छोटा सा जो आंसर अपने को देखना था वो देख लिया। उसके बाद ये हो गया दो, सूर्य और चंद्र वाला भी बता दिया मैंने। बताया ना कि अगर नीच का हो जाए तो फिर राजयोग टूट जाता है, बट एक्सट्रीम अगर वहां से मुक्त होकर आगे चला जाता है तो राजयोग का फल कुछ हद तक आंशिक भी मिलेगा मिलेगा। याद होगा आप लोगों को मैंने कहा राजयोग 100% काम करता है, कहा मतलब स्ट्रेंथ 100%, 75%, ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा तीसरा एक रूल और लिखिए, अभी टाइम है, कोशिश करते हैं इसको जहां तक हो सकता है पूरा कर दूं। अच्छा एक और, गुरु गुरु को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 5 डिग्री जुपिटर जो है कर्क का 5 डिग्री में वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है। जी। और इसका जुपिटर यहां देखिए 5 डिग्री कैप्रिकॉर्न में सबसे नीच का होता है, इसको भी याद रखिएगा। जी जी। अगर 0 से, जैसे कैप्रिकॉर्न का 0 से 5 डिग्री तक अगर जुपिटर बैठ जाए तो राजयोग पूरा का पूरा तोड़ देगा। क्लियर? जी। यहां पे याद रखिएगा, क्योंकि गुरु सबसे पावरफुल होता है तो मैक्सिमम राजयोग यहां टूटते हैं। इसलिए कभी भी देखना है तो हम हमेशा बोलते हैं प्रेडिक्शन के समय में कुछ ग्रहों को स्पेशली आपको अटेंटिवली देखना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। सूर्य, चंद्र, गुरु, ये तीन तो एकदम आपको देखना ही देखना है। याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था 3 कुंडली होते हैं, लगन, एक तो लगन कुंडली हो गए, एक चंद्र कुंडली हो गए और एक सूर्य कुंडली हो गए। एक और कुंडली होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुरु कुंडली। जी सर, बताया था। हाँ, तो ये 4 तरह का कुंडली पूरा देखना पड़ता है, तब जाके आप प्रेडिक्शन प्रॉपरली कर पाएंगे। सर क्लियर? जो बहुत लोगों की पत्री में गुरु और चंद्र का सर ये राजयोग बनता है वो इसीलिए नहीं फलीभूत होता है डिग्री के यस कारण। मैम, यस यस मैम, क्योंकि गजकेसरी जो राजयोग है वो तो सब में बनता है, मैक्सिमम में बनता है, लेकिन आज तक आप देखा है कभी रिजल्ट मिलते हुए? बहुत कमों कमों को मिलता है, मैक्सिमम राजयोग वही टूट जाते हैं।
तो सर इस गज केसरी में मून की भी डिग्री चेक करेंगे ना, जुपिटर बिल्कुल के साथ? करेंगे। 3 डिग्री के अंदर अगर वो स्कॉर्पियो में है तो फिर वो भी तो खत्म हो गया ना। जी सर। याद रखिएगा, ये जो आपका ये दाहिने तरफ का जो है ना, ये 0 से उतना डिग्री, उतना याद रखिएगा उस राशि का। वहां पे अगर ये कोई भी ग्रह बैठ जाए, वह राहु केतु की बात अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यहां से यहां तक, तो ये सारे के सारे वो खत्म कर देंगे राजयोग। ये एक सूत्र मैंने दिया कि जन्म समय में 5 डिग्री के अंदर अगर कैप्रिकॉर्न में मकर के जुपिटर हो तो राजयोग टूट जाता है। अच्छा, अब एक डिवाइन राजयोग टूटने वाली बात बता दूं, इसको हमेशा ये भी इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छे से नोट बनाइए। जैसे आपको मालूम है उल्का गिरता जी है ना, जानते हैं ना उल्का स्खलन, जी जी तारा तारा जो वो तारा गिरते हैं ना उसको। जी जी। तो जन्म के समय में अगर उल्का का स्खलन हो या उल्का पतन हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं बिजली कड़के बिजली गिरे। तीसरा, धूमकेतु अगर उदित होता है, इसलिए पात, सीखी, चाप, ये जितने जो हमारे वैदिक ऋषियों ने इनको इसलिए बहुत महत्व दिए थे। इन छोटे छोटे मतलब वो काम के नहीं है, लेकिन वो उपग्रह या ग्रह जो भी है, ठीक है, उनका भी अगर उदय होता है तो भी कोई भी राजयोग नहीं बनता। सारे राजयोग के सारे राजयोग भंग हो जाते हैं। कुंडली में चाहे लाखों राजयोग बना रहे, वो एक भी आपको फल नहीं मिलेगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कोई अगर बना हो तो एक आध का फल मिल सकता है, नहीं तो मैक्सिमम टूट जाता है। क्लियर? जी सर। लिख लिया इसको। जी सर। सर मैंने लिखा सर, जन्म के समय में उल्का पतन हो या बिजली कड़के धूमकेतु उदित होता है तो भी सारे के सारे राजयोग भंग हो जाते हैं। ये हाँ सर मतलब हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप चलिए जल्दी से इसको ये करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करके वो इनका टाइम रहेगा तो लक्ष्मी जी का कुंडली में भी बात करेंगे, जितना टाइम रहेगा शायद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, राहु केतु से भी चंद्र राजयोग जो है पूरा टूटता है, तो वो थोड़ा सा बड़ा करके अलग से लिखवाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में तो कितना है, 5 मिनट है, तो 5 मिनट में आके 45 में जुड़ते हैं, तो फिर बाकी को बताते हैं, ठीक है। जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहे हैं ये सब, हमेशा याद रखिएगा। मैक्सिमम जगह पे हम लोग माने हम हमें जो हमारी जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रेडिक्शन में